मैं समीश पाले, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर, आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में ऑफ बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में अपन अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करे थे, जो कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो 16 मार्क्स के लिए MSBT थ्योरी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इस चैप्टर का जो कोर्स आउटकम है वो है चेक द ब्रॉड बेस वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो अपन ने ये चैप्टर जब आप कंप्लीट पढ़ लोगे तब आप ब्रॉड बेस वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में जानोगे। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है कंट्रोल्स यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो जो डिफरेंट कंट्रोल्स यूज करते हैं अपन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, उसके बारे में आज अपन जानने वाले हैं। पीछे प्रैक्टिकल में अपन ने डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें देखा था कि 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और रिसीवर। और बहुत सारे कंट्रोलिंग डिवाइसेस होते हैं वो रेफ्रिजरेशन को, वो कंपोनेंट्स को चलाने के लिए। तो वो कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, तो आज अपन वो डिफरेंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस आज के प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है उसका जो लर्निंग आउटकम्स है वो एक बार देख लेते हैं। तो आज के वीडियो में आप क्या सीखने वाले हो? सबसे पहले तो आप सीखने वाले हो डिफरेंट कंट्रोल्स एंड देयर लोकेशन इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से कंट्रोल्स यूज्ड होते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम में और वो कहाँ पर लगे हुए होते हैं। सेकेंड, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ डिफरेंट कंट्रोल यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और जो भी कंट्रोल्स यूज्ड हो रहे हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, उसके क्या फंक्शंस है रेफ्रिजरेशन के सिस्टम में, कैसे वो काम करते हैं, वो आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं। देन नेक्स्ट, जो पीओ एंड पीएसओ मैप होने वाला है आज के वीडियो से रिलेटेड। तो सबसे पहला जो पीओ मैप हो रहा है वो है PO1, दैट इज़ बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज। तो बेसिक नॉलेज और डिसिप्लिन नॉलेज आपको आज के वीडियो से मिलने वाला है, इसलिए ये पीओ मैप हो रहा है। देन नेक्स्ट पीओ जो मैप हो रहा है वो है PO4, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल टूल्स इंजीनियरिंग एंड प्रैक्टिसेस। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने वाले हो आप आज की वीडियो से रिलेटेड, तो उसके लिए ये वाला पीओ मैप हो रहा है। दैन PO6 मैप हो रहा है, दैट इज़ प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉरी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट आप जो भी काम करोगे प्रैक्टिकल करोगे, माइक्रो प्रोजेक्ट करोगे, उससे आपका जो इंडिविजुअल स्किल बढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, वो सारी चीज़ें इसमें आती है, इसलिए ये वाला पीओ मैप होने वाला है। एंड लास्टली जो पीओ मैप हो रहा है वो है PO7, दैट इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो आज के वीडियो में आप जो भी कंट्रोल्स के बारे में पढ़ने वाले हो जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज़ होता है, तो ये आपको लाइफ टाइम याद रहने वाले हैं, क्योंकि यही चीज़ें आपको कहीं पर भी आप देखोगे, आपके घर का फ्रिज, इसमें जो कंट्रोल्स यूज़ होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी ये लाइफ टाइम, इसलिए ये वाला पीओ आज का आपके वीडियो से मैप हो रहा है। अपन आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है कंट्रोल्स यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो कौन से कंट्रोल्स यूज्ड होते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, वो एक बार अपन देख लेते हैं। तो डिफरेंट कंट्रोल्स यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आर ओवरलोड प्रोटेक्टर, जिसको OLP भी बोला जाता है। तो ओवरलोड प्रोटेक्टर OLP क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, कहाँ पर यूज़ होता है, कैसा काम करता है, कहाँ पर लोकेट होता है, वो सारी चीज़ें अपन आगे वाले स्लाइड में देखने वाले हैं। देन नेक्स्ट जो अपना कंट्रोलिंग डिवाइस यूज्ड होता है अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, वो है अपना थर्मोस्टेट, जो कि अपन इसके बारे में भी आगे में पढ़ने वाले। दैन नेक्स्ट जो कंट्रोलिंग डिवाइस है वो अपना हाई प्रेशर कटआउट, जिसको HP कटआउट भी बोला जाता है, इसके बारे में भी अपन आने वाले स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो है वो है लो प्रेशर कटआउट, जिसको LP कटआउट भी बोला जाता है। और लास्टली जो है अपना डिफ्रॉस्ट हीटर। तो ये सारे कंट्रोलिंग डिवाइसेस के अपने को फंक्शंस देखने वाले अपन, कहाँ पर लोकेट होते हैं और कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें अपन आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर इसके अलावा बहुत सारे कंट्रोलिंग डिवाइसेस होते हैं, पर अपने सिलेबस में इतने ही दिए, इसलिए अपन ये वाली कंट्रोलिंग डिवाइसेस आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला कंट्रोलिंग डिवाइस यूज हो रहा है अपने इसमें, तो वो है ओवरलोड प्रोटेक्टर, जिसको OLP भी बोला जाता है। तो सबसे पहला जो कंट्रोलिंग डिवाइस यूज़ होता है अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, तो वो है अपना ओवरलोड प्रोटेक्टर, जिसको OLP भी बोला जाता है। तो आपको कभी बोलेगा कि ओवरलोड प्रोटेक्टर बताओ, यहाँ पे OLP बताओ, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो अपन देखते हैं ओवरलोड प्रोटेक्टर क्या होता है। तो ओवरलोड प्रोटेक्टर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। कौन सा डिवाइस है ये? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, यूज टू प्रोटेक्ट द कंप्रेसर अगेंस्ट एनी डैमेज। ये काय के लिए यूज़ करते हैं अपन? ये यूज़ करते हैं अपन कंप्रेसर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अपन देखे थे
पिछले और उसके पहले वाले वीडियो में कि जो सबसे मेन कंपोनेंट था अपना रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वो कंप्रेसर था, जिसको मैंने बताया था हार्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर भी बोला जाता है या हार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो अगर हार्ट फेल हो गया तो अपना पूरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम पूरा ख़राब होने वाला है। तो इसीलिए वो हार्ट फेल नहीं होना चाहिए, कंप्रेसर ख़राब नहीं होना चाहिए, उसके लिए अपन एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको बोला जाता है ओवरलोड प्रोटेक्टर या फिर OLP। तो समझ में ओवरलोड प्रोटेक्टर या OLP क्या है? ओवरलोड प्रोटेक्टर या OLP एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कंप्रेसर को प्रोटेक्ट करता है कुछ भी डैमेज होने से। तो ये कैसे प्रोटेक्ट करता है? वेन एवर द टेम्परेचर ऑफ कंप्रेसर इज इंक्रीज, जब भी कंप्रेसर के अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है बियॉन्ड इज परमिसिबल रेंज, जब भी कंप्रेसर का टेम्परेचर, अगर अपन ने कंप्रेसर का टेम्परेचर की जो परमिसिबल लिमिट है वो अगर सपोज करो 300 डिग्री सेल्सियस है, ये मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि 300 डिग्री सेल्सियस ही रहता होगा, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अगर कोई कंप्रेसर है अपने फ्रिज में, घर के फ्रिज में एक कंप्रेसर लगा हुआ है जिसकी लिमिट है कि 300 डिग्री सेल्सियस तक की ही वो ज़्यादा टेम्परेचर ले सकता है, पर अगर वो कंप्रेसर का टेम्परेचर 300 से ज़्यादा बढ़ गया तो उस कंप्रेसर का टेम्परेचर अगर क्या होगा 300 से ज़्यादा बढ़ गया, परमिशन लिमिट कितनी हो कंप्रेसर की 300 डिग्री सेल्सियस, पर अगर उससे ज़्यादा अगर वो इंक्रीज हो रहा है उसका टेम्परेचर, तो ओवरलोड प्रोटेक्टर क्या करेगा, कट ऑफ कर देगा इलेक्ट्रिकल सप्लाई कट ऑफ कर देगा गिवन टू कंप्रेसर एंड कंप्रेसर इज स्टॉप, और उसके कारण से कंप्रेसर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो जब भी कंप्रेसर का टेम्परेचर परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, जब भी कंप्रेसर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा होगा, उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि कंप्रेसर को जो मिलने वाला इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो ओवरलोड प्रोटेक्टर क्या कर देगा, कट कर देगा, और उसके कारण से अगर कंप्रेसर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ही नहीं जाएगा तो वो कंप्रेसर चलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ओवरलोड प्रोटेक्टर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, अपने कंप्रेसर को। तो कंप्रेसर को कब प्रोटेक्ट करता है, जब भी कंप्रेसर का परमिशन लिमिट रेंज से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तब वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना बंद कर देता है कंप्रेसर को, और इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना बंद हो गया कंप्रेसर को तो कंप्रेसर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर। ये ओवरलोड प्रोटेक्टर का और दूसरा नाम क्या है, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर। तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि कभी कभार अगर आपका MCQ पेपर हुआ तो आपको पूछ सकता है राइट द डिफरेंट नेम विच इज़ यूज फॉर ओवरलोड प्रोटेक्टर। तो ओवरलोड प्रोटेक्टर का और दूसरा नाम क्या है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, तो ओवरलोड प्रोटेक्टर का और दूसरा नाम है थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर। क्या बोलते हैं, थर्मल, बिकॉज, क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज इट प्रोटेक्ट कंप्रेसर अगेंस्ट टेम्परेचर, क्योंकि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके कारण से ये क्या करता है, कंप्रेसर को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए इसको थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर भी बोला जाता है। क्लियर है? Thus, overload protector prevent डैमेज और बर्निंग ऑफ इंटरनल वाइंडिंग ऑफ कंप्रेसर मोटर। इसी कारण से इस तरीके से क्या करता है, ओवरलोड प्रोटेक्टर प्रोटेक्ट करता है किसको, डैमेज होने को और बर्निंग ऑफ इंटरनल वाइंडिंग ऑफ कंप्रेसर मोटर में जो वाइंडिंग लगी है उसको डैमेज होने से और उसको जलने से प्रोटेक्ट करता है कौन, अपना ओवरलोड प्रोटेक्टर। तो ये काम है अपना ओवरलोड प्रोटेक्टर का। तो सबको समझ में आ गया होगा ओवरलोड प्रोटेक्टर क्या करता है। तो ओवरलोड प्रोटेक्टर कहाँ पे लगा रहेगा, ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा रहेगा जहाँ पे अपन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं कंप्रेसर को, तो कंप्रेसर में ही ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा रहेगा। तो अगर आपको लोकेशन पूछा कि ओवरलोड प्रोटेक्टर कहाँ पे लगा रहता है, तो ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा रहता है आपने कहाँ पर, कंप्रेसर के ऊपर में। कहाँ पर लगा रहता है, कंप्रेसर के ऊपर में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को डिस्कनेक्ट करता है जब भी कंप्रेसर का टेम्परेचर बढ़ता है उसके परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है, और उसका और दूसरा नाम क्या है, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं ओवरलोड प्रोटेक्टर OLP। समझ में? नेक्स्ट जो अपना कंट्रोलिंग डिवाइस है वो है थर्मोस्टेट। तो मैंने जब आपको पिछला वीडियो पढ़ाया था डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बारे में, तब मैंने बताया था कि एक डिवाइस लगा हुआ रहता है अपने फ्रिज के अंदर में, जिससे अपन टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। आपने अपने घर के फ्रिज में देखा है एक बटन दी हुई रहती, नॉब दिया रहता है जिसको आप रोटेट करते हैं, कभी 1 पे सेट करते हैं, कभी 2 पे सेट करते हैं, कभी 3 पे सेट करते हैं, कभी 4 पे, कभी 5 पे, अपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर समर है तो अपने को ठंडा ज़्यादा लगता है तो अपन उसको 5 पे सेट करते हैं, अगर विंटर है तो उसको अपन 1 पे सेट करते हैं। तो वो जो जिस नॉब से अपन सेट कर रहे हैं, जिस स्विच से अपन सेट कर रहे हैं, उस स्विच को बोला जाता है क्या, थर्मोस्टेट। उस स्विच को क्या बोलते हैं, थर्मोस्टेट। तो सभी को समझ में आ गया होगा थर्मोस्टेट कहाँ पे रखा है, थर्मोस्टेट लगा हुआ रहता है फ्रिज के अंदर साइड। समझ में आया, थर्मोस्टेट कहाँ पे लगा हुआ था, फ्रिज के अंदर साइड। तो थर्मोस्टेट क्या होता है, कैसा काम करता है, देखते हैं अपन।
तो थर्मोस्टेट इज लोकेटेड इनसाइड दी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। मैंने अभी बताया कि जो नॉब अपन सेट करते हैं जिससे 1 नंबर 2 नंबर, उससे अपन क्या सेट कर रहे हैं, टेम्परेचर सेट कर रहे हैं, तो कहाँ पे लगा हुआ रहता है, अपना डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के अंदर में लगा हुआ रहता है। देन तो मैं थर्मोस्टेट एक्ट एज कंट्रोलिंग डिवाइस, ये भी मैंने बताया था, थर्मोस्टेट कंट्रोलिंग डिवाइस है विच अलाउ यूजर टू एडजस्ट टेम्परेचर इनसाइड द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एज पर द रिक्वायरमेंट। ये भी अभी मैंने बताया कि वो अपन वो नॉब को घुमाते एडजस्ट, वो नॉब को घुमाते 1 पे 2 पे 3 पे सेट करते हैं, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, उसको एडजस्ट कर रहे हैं, क्या एडजस्ट कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर एडजस्ट कर रहे हैं, किसका, इनसाइड दी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, घर का जो फ्रिज है उसके अंदर में कितना टेम्परेचर रहना चाहिए वो अपन एडजस्ट करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट और नॉब के हिसाब से। और वो कैसे करते हैं, थ्रू थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट का फंक्शन क्या है अपन देख लेते हैं। व्हेन टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इज एट डिजायर्ड टेम्परेचर, मैंने कल बताया था कि जो भी प्रोसेस होती है वो एयर, जो फ्रिज है उसके अंदर में एयर सर्कुलेट होती रहती है, ठंडी एयर ऊपर से नीचे आती है, फ्रीजर से नीचे आती है, फिर जो भी चीज़ें अपन ने रखी है उससे हीट एब्जॉर्ब करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद में वो गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण से वो हीट कहाँ पे जाती है, ऊपर साइड में जाती है। तो इस तरीके से वो फ्रिज का एयर का क्या होते रहता है, सर्कुलेशन होते रहता है अपने फ्रिज के अंदर में। तो व्हेन टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इज एट डिजायर्ड टेम्परेचर, जब भी एयर का टेम्परेचर जो है अपना फ्रिज के अंदर का अगर वो डिजायर्ड टेम्परेचर में, देन थर्मोस्टेट स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द कंप्रेसर एंड कंप्रेसर गेट स्टॉप। तो जब भी अगर टेम्परेचर बराबर मेंटेन है, अगर एयर का टेम्परेचर जितना चाहिए उतना है, अगर अपन ने 1 पे सेट की है तो 1 का जितना टेम्परेचर, अगर 1 का टेम्परेचर अपन ने 1 के पे सेट किया और 1 पे टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, 1 पे टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि अगर एयर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो थर्मोस्टेट क्या कर देगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो कंप्रेसर को जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो जा रही है कंप्रेसर को, वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर देगा, बंद कर देगा, वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर देगा, वो बंद कर देगा। जब भी थर्मोस्टेट एयर का टेम्परेचर अगर बराबर मेंटेन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई कंप्रेसर को वो बंद कर देगा, और कंप्रेसर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दिए तो कंप्रेसर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये पहला काम है थर्मोस्टेट का, जब टेम्परेचर एयर का टेम्परेचर जितना अपन ने सेट किया अगर उतना मेंटेन है तो। देन नेक्स्ट, व्हेन टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इंक्रीजेस मोर देन द डिजायर्ड टेम्परेचर, और अगर कभी जो अपन ने टेम्परेचर सेट किया और अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर क्या हो गया है अपना बढ़ बढ़ गया है, उससे टेम्परेचर अगर बढ़ गया, अपन ने सेट किया 100 के ऊपर में और टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है अपना 110 डिग्री सेल्सियस, अगर अपन ने टेम्परेचर सेट किए थे कि कितना चाहिए मेरे को 100 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर बढ़ रहा है 110 डिग्री सेल्सियस, रेफ्रिजरेटर इंक्रीजेज मोर देन द डिजायर्ड टेम्परेचर, अगर इस कंडीशन हो गया तो थर्मोस्टेट क्या करेंगे उस टाइम पे, देन थर्मोस्टेट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द कंप्रेसर, उस टाइम पे थर्मोस्टेट करेंगे क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने देगा किसको, कंप्रेसर को, एंड कंप्रेसर गेट स्टार्टेड, और इलेक्ट्रिसिटी का अगर फ्लो हो गया कंप्रेसर को तो कंप्रेसर क्या हो गया, स्टार्ट हो जाएगा, और कंप्रेसर विल रन टिल टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इंक्रीजेस अप टू डिजायर्ड वैल्यू, और वो तब तक के चलेगा जब तक कि अपन ने जो टेम्परेचर सेट किया है वो टेम्परेचर अचीव नहीं हो जाता है, तब तक के वो कंप्रेसर क्या रहेगा, चलते रहेगा। तो समझ में आ गया। तो जब अगर बराबर मेंटेन्ड है टेम्परेचर जितना अपन ने सेट किया अगर उतना मेंटेन्ड है तो क्या होगा, टेम्परेचर उतना ही मेंटेन रहेगा, तो कंप्रेसर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देना बंद कर देगा थर्मोस्टेट, अगर उससे कम हो गया तो उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देना चालू करेगा, और तब तक के चालू करेगा जब तक के अपना जितना अपने टेम्परेचर सेट किया उतना टेम्परेचर अगर रहता नहीं मिलता नहीं है तो तब तक के वो क्या करेगा, उसको चालू रखेगा। तो आपने आपके घर के फ्रिज देखे होंगे कि कभी कभार आपको फ्रिज में से आवाज़ आती है और कभी कभार आवाज़ नहीं आती है, तो आवाज़ जब आती है मतलब उस टाइम पे कंप्रेसर क्या है आपका चल रहा है, जब आवाज़ नहीं आ रही है मतलब उस टाइम पे कंप्रेसर नहीं चल रहा है, मतलब आपने जितना टेम्परेचर सेट किया है उतना टेम्परेचर अंदर उत्तर एयर अंदर फ्रिज के एयर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन है। तो इस तरीके से थर्मोस्टेट क्या करता है, कंट्रोल करता है फ्रिज की कंट्रोलिंग को, कंप्रेसर को कंट्रोलिंग का काम करता है क्या, थर्मोस्टेट। क्लियर है। देन फॉर डूइंग दिस, ये सारी चीज़ें करने के लिए थर्मोस्टेट कंट्रोल द कूलिंग सिस्टम, ये किसको कंट्रोल करता है, थर्मोस्टेट कंट्रोल द कूलिंग सिस्टम विच इंक्लूड, क्या क्या रहता है कूलिंग सिस्टम में, विच इंक्लूड कंडेंसर को कंट्रोल करता है, कंप्रेसर को कंट्रोल करता है,
इवापोरेटर को कंट्रोल करता है और कैपिलरी ट्यूब को कंट्रोल करता है। मतलब थर्मोस्टेट का कंट्रोल करने का काम किसका किसका है, चारों डिवाइस का। जो चारों मेन कंपोनेंट है रेफ्रिजरेशन के, वो चारों डिवाइस को थर्मोस्टेट क्या करता है, कंट्रोल करता है। कूलिंग सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, कंडेंसर को भी कंट्रोल करता है, कंप्रेसर को भी, इवापोरेटर को और कैपिलरी ट्यूब को भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो इस तरीके से आपका थर्मोस्टेट काम करता है। क्लियर है, समझ में आया सबको। तो अपना कंट्रोलिंग डिवाइस है वो है स्टार्टिंग रिले। तो स्टार्टिंग रिले किस तरीके से काम करता है और क्या होता है वो अपन देखते हैं। तो स्टार्टिंग रिले इज यूज टू स्टार्ट द कंप्रेसर विथ लीस्ट पॉसिबल टाइम। स्टार्टिंग रिले का काम क्या है कि कंप्रेसर को स्टार्ट करना विथ लीस्ट पॉसिबल टाइम, कम से कम टाइम में कंप्रेसर को स्टार्ट करने का काम किसका है, कंप्रेसर करती है। जैसा आपने देखे हो कि इसके पहले में कंप्रेसर बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, चालू हो रहा है। तो अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक बार बंद हो गया तो आधे घंटे तक के चालू ही नहीं हो रहा, अगर वो चीज़ नहीं आना चाहिए, इसलिए अपन एक डिवाइस लगाते हैं जिसको बोला जाता है स्टार्टिंग रिले। तो स्टार्टिंग रिले क्या करता है कि बहुत ही कम टाइम में, कम से कम टाइम में कंप्रेसर को चालू करने का काम करता है कौन, स्टार्टिंग रिले। तो कैसे करता है देखता है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस और स्पेस एक्सीड द डिजायर्ड वैल्यू, जब भी जो अपना टेम्परेचर है किसका, एयर का और स्पेस का, जो फ्रिज के अंदर में अगर वो डिजायर्ड वैल्यू से ज़्यादा बढ़ गया, देन स्टार्टिंग रिले जंप्स। स्टार्टिंग रिले क्या करता है, जंप एंड स्टार्ट द कंप्रेसर इमीडिएटली टू अचीव द डिजायर्ड टेम्परेचर। तो उस टाइम पे स्टार्टिंग रिले क्या करता है, एकदम से कंप्रेसर को इमीडिएटली स्टार्ट कर देता है, ताकि जो भी अपन ने टेम्परेचर सेट की है वो टेम्परेचर अपने को मिल सके। तो स्टार्टिंग रिले जब भी डिजायर्ड टेम्परेचर अपन ने जो सेट किया है, अगर वो वैल्यू से, अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, वो वैल्यू से एक्सीड करना मतलब ज़्यादा बढ़ना, एक्सीड करना मतलब क्या होता है, बढ़ना। ये जो वर्ड है ना यहाँ पे एक्सीड, एक्सीड मतलब होता है बढ़ना। तो जब भी टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस और स्पेस एक्सीड कर दिया डिजायर्ड वैल्यू से, तो स्टार्टिंग रिले क्या हो जाता है, जंप हो जाता है एंड स्टार्ट दी कंप्रेसर। और उस कंडीशन में कंप्रेसर को क्या करता है, स्टार्ट कर देता है इमीडिएटली टू अचीव दी डिजायर्ड टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर अपने को अचीव करना है, उस टेम्परेचर को अचीव करने के लिए इमीडिएटली क्या कर देता है, वो स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट कर देता है कंप्रेसर को। विदाउट स्टार्टिंग रिले नो इलेक्ट्रिकल चार्ज इज डिलीवर्ड टू द कंप्रेसर एंड हेंस इनसाइड कैबिनेट ऑफ रेफ्रिजरेटर विल नॉट बी कूल्ड। बिना स्टार्टिंग रिले के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जा ही नहीं सकती है कंप्रेसर को। और अगर कंप्रेसर नहीं चलेगा, तो मैंने बताया कंप्रेसर क्या अपना हार्ट है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, अगर कंप्रेसर ही नहीं चलेगा तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम चलेगा क्या, नहीं चलेगा। और रेफ्रिजरेशन सिस्टम नहीं चलेगा तो उसके अंदर में कुछ भी ठंडा नहीं होगा। तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा कि विदाउट स्टार्टिंग रिले नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होगी किसको, कंप्रेसर को। विदाउट स्टार्टिंग रिले कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होगी कंप्रेसर को। और अगर कंप्रेसर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होगी तो अपना कंप्रेसर चलेगा नहीं। और अगर कंप्रेसर चलेगा नहीं तो जो भी फ्रिज का अंदर का फ्रिज के अंदर कुछ भी अपना कूलिंग डेवलप नहीं होगा। समझ में आया। इन सिंपल वर्ड, रेफ्रिजरेशन विल नॉट बी अचीव्ड, मतलब रेफ्रिजरेशन अचीव्ड ही नहीं होगा जब भी अगर अपन ने स्टार्टिंग रिले चालू नहीं किया। तो स्टार्टिंग रिले अगर नहीं रहा अपने सिस्टम में, तो समझ में आया स्टार्टिंग रिले का फंक्शन। देन नेक्स्ट जो कंट्रोलिंग डिवाइस है वो है अपना हाई प्रेशर कटआउट। नेक्स्ट कंट्रोलिंग डिवाइस है कौन सा, हाई प्रेशर कटआउट, जिसको एचपी कटआउट्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो अपना हाई प्रेशर कटआउट, जिसको एचपी कटआउट भी बोला जाता है। तो एचपी कटआउट, हाई प्रेशर कटआउट कैसे काम करता है अपन देखते हैं। तो इट इज़ प्रोवाइडेड ऑन द डिस्चार्ज साइड टू प्रोटेक्ट द कंप्रेसर अगेंस्ट एक्सेसिव डिस्चार्ज प्रेशर। मतलब अपन ने देखे थे कंप्रेसर में दो लाइन होती है, एक सक्शन लाइन होती है और एक डिस्चार्ज लाइन होती है। मैंने कंप्रेसर में बताया था, जब अपन ने फ्रिज पढ़े थे तब बताया था, और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़े थे तब बताया था कि कंप्रेसर में दो लाइनें आती है। एक रहती है सक्शन लाइन, जिससे वेपर रेफ्रिजरेंट क्या होता है कंप्रेसर के अंदर में आता है, और एक होती है डिस्चार्ज लाइन, जिससे वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के बाहर जाता है। तो हाई प्रेशर कटआउट कहाँ पे लगा हुआ रहता है, हाई प्रेशर कटआउट हरदम लगा हुआ रहता है डिस्चार्ज साइड में, डिस्चार्ज लाइन में, हरदम कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में लगा हुआ रहता है हाई प्रेशर कटआउट। और वो किसके लिए लगाते हैं, टू प्रोटेक्ट कंप्रेसर, कंप्रेसर को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट एक्सेसिव डिस्चार्ज प्रेशर। जो भी डिस्चार्ज प्रेशर है अगर वो ज़्यादा बढ़ गया, डिस्चार्ज प्रेशर जितना चाहिए उससे अगर ज़्यादा बढ़ गया, उससे कंप्रेसर डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं उसको अपन हाई प्रेशर कटआउट को लगाते हैं कहाँ पर, डिस्चार्ज साइड में। तो ये कैसे काम करते हैं देखते हैं। इफ़ वाटर कूल्ड कंडेंसर फेल्स, इफ़ वाटर कूल कंडेंसर फेल्स और एयर कूल कंडेंसर फेल्स, मतलब डायरेक्टली अगर कंडेंसर कभी भी फेल हो गया ड्यू टू एनी रीज़न, कोई भी रीज़न के कारण से अगर अपना जो कंडेंसर है अगर वो फेल हो गया, और इफ़ कूलिंग लोड इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर टू रिमूव, या फिर
जो कूलिंग लोड है, जो भी अपना ठंडे करने की कैपेसिटी है, अगर वो कंडेंसर की कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, देन रेफ्रिजरेंट प्रेशर ऑन हाई साइड विल एक्सीड द प्रेशर सेटिंग एंड द कंट्रोल डिवाइस विल शट ऑफ द कंप्रेसर मोटर। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हाई साइड है रेफ्रिजरेटर का, वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जितना अपन ने प्रेशर सेट किया उस प्रेशर से ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस कारण से ये जो अपन ने कंट्रोल डिवाइस लगाया, जो हाई प्रेशर कंट्रोल डिवाइस लगाया है, वो क्या करता है, कंप्रेसर मोटर को बंद कर देता है। वो क्या करता है, कंप्रेसर मोटर को बंद कर देता है। समझ में आया? तो हाई प्रेशर कटआउट कहाँ पे लगाते हैं अपन? डिस्चार्ज साइड में लगाते हैं। काय के लिए लगाते हैं? कंप्रेसर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये कैसे काम करता है? जब भी कंडेंसर अपना फेल हो गया या फिर कंडेंसर की कैपेसिटी उतनी है ही नहीं जितना अपने को उसको ठंडा करना है, अपन भेज रहे उतनी अगर कैपेसिटी है ही नहीं, तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, उस टाइम पे अगर कैपेसिटी नहीं रहने के कारण से हाई प्रेशर साइड का जो प्रेशर रहेगा, हाई प्रेशर साइड का जो प्रेशर रहेगा वो बढ़ जाएगा। जो लिमिट है वो लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अगर लिमिट से ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया तो कंप्रेसर मोटर को ये क्या कर देगा, हाई प्रेशर साइड शट ऑफ कर देगा। तो इस तरीके से अपना हाई प्रेशर कट ऑफ काम करता है। क्लियर है? दैन नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है लो प्रेशर कटआउट, जिसको एलपी कटआउट भी बोला जाता है। लो प्रेशर कटआउट या फिर एलपी कटआउट भी बोला जाता है। तो देखते हैं एलपी कटआउट, लो प्रेशर कटआउट कहाँ पे लगा हुआ रहता है। तो लो प्रेशर कटआउट इज प्लेस्ड ऑन दी सक्शन साइड ऑफ कंप्रेसर। हाई प्रेशर कटआउट अपन कहाँ पे लगा रहे थे? डिस्चार्ज साइड में। जो कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज साइड था, जो डिस्चार्ज लाइन थी, वहाँ पे अपन हाई प्रेशर कटआउट लगा रहे थे। जबकि लो प्रेशर कटआउट कहाँ पे लगाएंगे अपन? सक्शन साइड ऑफ कंप्रेसर। कंप्रेसर के सक्शन साइड में अपन लो प्रेशर कटआउट लगाते हैं। इसका काम कैसे देखते हैं। इफ सक्शन pressure falls below a set value then frost will be deposited on the cooling coil। अगर जो भी अपना सक्शन प्रेशर है, जो भी अपना वेपर का जो सक्शन प्रेशर है, अगर उस वाले प्रेशर से कम वैल्यू, उस वाले प्रेशर से कम वैल्यू, उस वाले प्रेशर से अगर कम वैल्यू मिलती है अपने को सक्शन साइड में, तो उस टाइम पे क्या होता है, फ्रॉस्ट विल डिपॉजिटेड ऑन द कूलिंग कॉइल। उस टाइम पे क्या होता है, जो अपनी कूलिंग कॉइल है, मतलब जो इवापोरेटर की जो कॉइल है, कूलिंग कॉइल बोले तो जो इवापोरेटर की कॉइल है, उसके ऊपर में फ्रॉस्ट डिपॉजिट होना चालू हो जाता है। फ्रॉस्ट डिपॉजिट होना चालू हो जाता है मतलब उसके ऊपर में बर्फ जमना चालू हो जाता है। फ्रॉस्ट होना मतलब बर्फ जमना चालू हो जाता है। किसके ऊपर में? इवापोरेटर कॉइल के ऊपर में। जब भी अपना सक्शन का प्रेशर क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है, जितना अपन ने प्रेशर सेट करके रखा है उससे अगर सक्शन का प्रेशर फॉल हो गया, तो जो अपना इवापोरेटर की कॉइल है उसके ऊपर में अपना क्या होता है, बर्फ जमना चालू हो जाता है। और बर्फ जमने चालू होने से कारण क्या होता है, देखते हैं। इन सच कंडीशन, ये वाले कंडीशन के कारण से क्या होता है, लो प्रेशर कट ऑफ कंट्रोल विल स्टॉप द कंप्रेसर एंड फ्रॉस्टिंग ऑफ कॉइल इज प्रिवेंटेड। और इस टाइम पे लो प्रेशर कट आउट क्या कर देता है, कंप्रेसर को चलाना बंद कर देता है, और इसके कारण से जो भी फ्रॉस्टिंग, जो भी बर्फ बन रहा है अपना इवापोरेटर कॉइल के ऊपर में, उसको बनने से रोकता है। तो ये वाला काम है लो प्रेशर कटआउट का। लो प्रेशर कटआउट क्या करता है, जब भी सक्शन प्रेशर कम डेवलप हो जाता है, अगर सक्शन प्रेशर कम डेवलप हो गया तो बर्फ बनना चालू हो जाएगा किसके ऊपर में, कूलिंग कॉइल के ऊपर में। और अगर कूलिंग कॉइल के ऊपर में बर्फ बनना चालू हो गया तो इस वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा कि लो प्रेशर कटआउट क्या कर देगा, कंप्रेसर को चलना बंद कर देगा, और कंप्रेसर चलना बंद हो जाएगा तो जो भी बर्फ बन रहा है इवापोरेटर कॉइल के ऊपर में वो बनना बंद हो जाएगा। तो ये काम था अपना। देन नेक्स्ट जो अपना डिवाइस है वो है ड्रीफ्रॉस्ट हीटर, जो कंट्रोलिंग डिवाइस है। नेक्स्ट वो क्या है अपना, ड्रीफ्रॉस्ट हीटर। तो ड्रीफ्रॉस्ट हीटर क्या काम क्या है वो देखते हैं। इट इज़ अ हीटिंग एलिमेंट लोकेटेड ऑन द इवापोरेटर कॉइल और इट कैन बी लोकेटेड बियॉन्ड द बैक पैनल ऑफ द फ्रीजर सेक्शन। तो ये क्या है, एक हीटर है, नाम से ही आपको पता चल रहा है ड्रीफ्रॉस्ट हीटर। हीटर मतलब एक हीटिंग एलिमेंट ही होगा, और ये कहाँ पर लगाया हुआ रहता है, एक तो इवापोरेटर कॉइल के ऊपर में या फिर बैक पैनल ऑफ द फ्रीजर सेक्शन। ये बैक पैनल ऑफ द फ्रीजर सेक्शन या फिर इवापोरेटर कॉइल पे लगा होता है। तो आपके घर की जो फ्रिज है उसके वो फ्रीजर सेक्शन जहाँ पे रहता है, वो फ्रीजर सेक्शन के नीचे में एक ट्यूब लगी हुई रहती है जिसको बोला जाता है ड्रीफ्रॉस्ट हीटर। जिसको क्या बोलते हैं, ड्रीफ्रॉस्ट हीटर। एक ट्यूब लगी हुई रहती है जिसको बोला जाता है ड्रीफ्रॉस्ट हीटर, और वो या फिर बैक पैनल ऑफ द फ्रीजर सेक्शन। तो इसका काम क्या है वो देखते हैं। When ice is accumulated on evaporator coil, जब भी evaporator coil के ऊपर में बर्फ जमना चालू होता है, then defrost button is pressed, freezer switches to defrost cycle। तो जो आपका थर्मोस्टेट स्विच है, अगर आपने देखा होगा अपने घर में, तो एक थर्मोस्टेट का स्विच रहता है और उसके बीच में एक रेड कलर की बटन रहती है, उसके बीच में एक रेड कलर की बटन रहती है, उसको बोला जाता है ड्रीफ्रॉस्ट हीटर की बटन, ड्रीफ्रॉस्ट बटन बोला जाता है। उसके बीच में एक क्या लगा हुआ रहता है, आपका ड्रीफ्रॉस्ट की बटन लगी हुई रहती है। तो जब भी इवापोरेटर कॉइल के ऊपर में
जब भी ऑपरेटर कॉइल के ऊपर में बर्फ़ बनना चालू होता है तो अपन क्या करते हैं, वो डिफ्रॉस्ट बटन को प्रेस करते हैं। वो डिफ्रॉस्ट बटन को क्या करते हैं, अपन प्रेस करते हैं। और डिफ्रॉस्ट बटन को अगर प्रेस करें तो जो अपना फ्रीजर है वो डिफ्रॉस्ट साइकिल के ऊपर में कन्वर्ट होता है, डिफ्रॉस्ट साइकिल के ऊपर में कन्वर्ट होता है, और डिफ्रॉस्ट हीटर इज टर्न ऑन। और उसके कारण से क्या होता है, तो अपना डिफ्रॉस्ट हीटर है वो चालू हो जाता है, विच मेल्ट दी आइस इन दी ऑपरेटर कंपार्टमेंट। और उसके कारण से वो क्या करता है, जो भी ऑपरेटर कंपार्टमेंट में जो बर्फ़ बन रहा था वो बर्फ़ को पिघलाना चालू करता है। तो इस तरीके से अपना डिफ्रॉस्ट हीटर काम करता है। जब भी अपनी ऑपरेटर कॉइल के ऊपर में बर्फ़ बनना स्टार्ट हुई तो अपन क्या करते हैं, वो डिफ्रॉस्ट बटन को प्रेस करते हैं। डिफ्रॉस्ट बटन को प्रेस करते हैं तो फ्रीजर सेक्शन कन्वर्ट होता है डिफ्रॉस्ट सेक्शन में, और डिफ्रॉस्ट हीटर ऑन हो जाता है, और जो क्या करता है, ये ऑपरेटर को आइस को मेल्ट करना चालू करता है। क्लियर है, ये काम है अपना डिफ्रॉस्ट हीटर का। तो लेट अस समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आज अपन ने आज की वीडियो में क्या क्या चीज़ें पढ़े वो एक बार समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ने आइडेंटिफाई किए डिफरेंट कंट्रोल, कौन से कंट्रोल यूज़ होते हैं अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, और वो कहाँ लोकेट रहते हैं, लोकेशन कहाँ है उसकी, और उसके बाद में उसका फंक्शन देखे डिफरेंट कंट्रोल यूज इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। देन पीओ और पीएसओ मैप कौन से हो रहे हैं आज की वीडियो से, तो आज की वीडियो में PO1 मैप हो रहा है आपका, PO4 मैप हो रहा है, PO6 और PO7 मैप हो रहा है। क्लियर है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है आज के वीडियो लेक्चर से तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ने वाले एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में, एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होती है इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले। सो टिल देन हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।